अच्छा बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का अभिवादन। हमारी क्लास में कल हमने आपको दो भाग बताए। पार्ट 1 में हमने आपको आव्यूह और आव्यूह की परिभाषा तथा आव्यूह के प्रकार भी बताए थे। आव्यूह के प्रकार में हमने कल आपको बताया था, सबसे पहला नंबर बताया था हमने क्षैतिज आव्यूह, दूसरा बताया था पंक्ति या पंक्ति सदिश आव्यूह, तीसरा बताया था ऊर्ध्वाधर आव्यूह, चौथा बताया था स्तंभ या स्तंभ सदिश आव्यूह, पांचवा बताया था वर्ग आव्यूह, छठा था आयताकार आव्यूह, सातवां था इकाई या तस्तमक आव्यूह। ये हमने आपको कल बताए थे। आव्यूह की परिभाषा भी बताई थी, आव्यूह की परिभाषा भी बताई थी, ठीक है। और कल हमने आपको दो आव्यूहों का योग तक समझाया था। दो आव्यूहों का योगफल हमने बताया था आपको निकालना, कि कैसे हम दो आव्यूहों का योगफल ज्ञात करते हैं। जैसे हम दो आव्यूहों का योगफल ज्ञात करते हैं वैसे ही दो आव्यूहों का अंतर भी ज्ञात करते हैं। अंतर कितना होता है? अगर योगफल है तो दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों के मध्य प्लस का निशान होता है, अगर अंतर है तो दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों के मध्य माइनस का निशान होता है। अब हम आपको अभी और कुछ है जो बताने जा रहे हैं। इनकी हमने परिभाषा कल आपको हमने बताई थी, आव्यूह की परिभाषा गणितज्ञों के अनुसार कि आव्यूह संख्याओं के उस समूह को आयताकार सारणी में बद्ध करके लिखना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह का निरूपण हमने बताया था आपको, आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से किया जाता है तथा उनके अवयवों का निरूपण अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से किया जाता है। फिर इसके बाद हमने क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा बताई थी आव्यूह के प्रकार में हम, और साथ में आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। हमने बताया था क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम और कॉलमों की संख्या अधिक होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल भी हमने दिया था। पंक्ति या पंक्ति सदिश आव्यूह, इसको हमने बताया था कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति या पंक्ति सदिश आव्यूह कहलाता है। हमने ये भी बात बताई थी कि प्रत्येक पंक्ति या पंक्ति सदिश आव्यूह क्षैतिज आव्यूह हो सकता है, परंतु प्रत्येक क्षैतिज आव्यूह पंक्ति या पंक्ति सदिश आव्यूह नहीं हो सकता। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर आव्यूह हमने बताया था। ऊर्ध्वाधर आव्यूह के विषय में हमने बताया था कि वह आव्यूह जिसमें कॉलमों की संख्या अर्थात स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। स्तंभ या स्तंभ सदिश आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ अथवा एक कॉलम होता है उसे स्तंभ या स्तंभ सदिश आव्यूह कहते हैं। हमने इसमें आपको बताया था कि प्रत्येक स्तंभ या स्तंभ सदिश आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो सकता है, परंतु ऊर्ध्वाधर आव्यूह स्तंभ या स्तंभ सदिश आव्यूह नहीं हो सकता। फिर इसके बाद हमने बताया था वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्याएं समान होती हैं, वर्ग आव्यूह कहलाता है। फिर आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह की परिभाषा हमने बताई थी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्या कभी भी समान न हो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। फिर इकाई या तस्तमक आव्यूह, इकाई या तस्तमक आव्यूह वह वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, इकाई तस्तमक आव्यूह कहते हैं और इसे हम आई से लिखते हैं, ठीक है। आज देखो कुछ डिफिनीशियन फिर तुमको हम बता रहे हैं। अब जैसे नंबर आता है इकाई तस्तमक आव्यूह के बाद एक है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, इसकी परिभाषा क्या है? एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह
कहलाता है। इसे ओ से लिखते हैं, से लिखते हैं। जैसे ओ बराबर 0 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 0। देखो ये वर्ग आव्यूह नहीं है, शून्य आव्यूह वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसकी भी पंक्ति और कॉलम बराबर हो, लेकिन इसकी परिभाषा में आपको बताया गया था कि वर्ग आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। ध्यान रखना, शून्य आव्यूह में स्थित नहीं है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। इसका भी प्रयोग हमको करना पड़ता है, कहीं कहीं सिद्ध करने में दे दिया जाता है। आगे हम सवाल जब पढ़ेंगे क्वेश्चन तो उनमें बताएंगे। फिर इसके बाद शून्य आव्यूह के बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह होगा, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, शेष सभी अवयव शून्य हो। एक ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। अर्थात अदिश आव्यूह कहलाता है। कहलाता है इसे, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए A0 0 0 A 0 0 0 A। देखो एग्जाम्पल में आप मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है और शेष सभी अवयव शून्य है। आप यहां एक ही स्थान पर कोई भी अवयव लिख सकते हैं, लेकिन वो सभी समान होंगे। ये भी अदिश आव्यूह है, ये भी अदिश आव्यूह है। देखो इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है और शेष अवयव शून्य है। कभी कभी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा आव्यूह लिखो जो, ठीक है, अदिश विकर्ण आव्यूह हो परंतु अदिश आव्यूह ना हो। तब हम क्या करते हैं? अब देखो तुमको विकर्ण आव्यूह की परिभाषा बता रहे हैं। विकर्ण आव्यूह, देखो 7 नंबर तक कल बताया था, ये हुआ आपका 8वां नंबर और ये हुआ 9वां नंबर। अब 10वां नंबर है वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य न हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो। देखो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का के अवयव अशून्य हो, अर्थात शून्य न हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल A 0 0 0 B 0 0 0 C। देखो मुख्य विकर्ण का अवयव अशून्य है, शेष सभी अवयव शून्य है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। ध्यान देना, शून्य आव्यूह, अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, ये 10 आव्यूह हमने आपको आव्यूह के प्रकार बताए। ठीक है, इनका हमें कभी कभी प्रयोग करना पड़ेगा, वहां हम आपको बताएंगे कि हमने परिभाषाएं आपको बताई थी। अब कल हमने आव्यूह, फिर अपनी जगह यहाँ पे आ रहे हैं दूसरे भाग वाले, उसमें हमने कल आपको बताया था आव्यूहों का योगफल और आप दिए गए आव्यूह के अवयवों की संख्या के आधार पर आव्यूहों को कोटियों के आधार पर बांटना, कल हमने ये बताया था। अब देखो आज हम आपको फिर कुछ सवाल बता रहे हैं। ठीक है, देखो आज हमने आपको बताया स्टार्टिंग में शून्य आव्यूह की परिभाषा, एग्जाम्पल
अदिशाव्यय की परिभाषा एग्जाम्पल, विकर्णाव्यय की परिभाषा एग्जाम्पल। एक थोड़ी सी बात और देख लीजिए आप, मुख्य विकर्ण क्या है? आव्यूह का मुख्य विकर्ण क्या है? हम बार बार मुख्य विकर्ण बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने विकर्ण आव्यूह में बताया, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, देखो हमने मुख्य विकर्ण यहां बोला, अदिशाव्यूह में भी हमने बोला ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण, और इकाई तस्तमक आव्यूह में भी बोला था ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण। तो ये मुख्य विकर्ण क्या है? मुख्य विकर्ण हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो आव्यूह का वर्ग होना अति आवश्यक है। मुख्य विकर्ण तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उसमें वर्ग आव्यूह हो, तो उसमें वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब मुख्य विकर्ण क्या होगा? मुख्य विकर्ण आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, अर्थात वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में पहले कॉलम का पहला अवयव, पहले कॉलम का पहला अवयव और अंतिम कॉलम का मतलब स्तंभ है, अंतिम कॉलम का अंतिम अवयव को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा मुख्य विकर्ण कहलाएगी। मुख्य विकर्ण कहलाएगी, ये कहलाती है, लिख दो, ठीक है। ध्यान दो, हमने क्या बताया? ये लिखा है एक वर्ग आव्यूह, इसी में बता दे रहे हैं, इसी एग्जाम्पल में ये एक वर्ग आव्यूह लिखा है कैसे? इसमें 3 पंक्तियां और 3 कॉलम है, तो ये वर्ग आव्यूह हुआ, ठीक है। अब वर्ग आव्यूह में पहले कॉलम का पहला अवयव, तो पहला कॉलम ये है, इसका पहला अवयव ये हो गया, और अंतिम कॉलम ये हुआ, इसका अंतिम अवयव ये हुआ। तो पहले कॉलम और अंतिम कॉलम को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, ये रेखा हो गई। यह रेखा क्या कहलाई? मुख्य विकर्ण कहलाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत ध्यान देना। फिर दोबारा हम बता रहे हैं आव्यूह का मुख्य विकर्ण। हमने कई परिभाषाओं में मुख्य विकर्ण की चर्चा की, तो आप लोग सोच रहे होंगे मुख्य विकर्ण क्या है, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि मुख्य विकर्ण उसी आव्यूह में प्राप्त किया जा सकता है जो आव्यूह वर्ग आव्यूह हो, अर्थात जिसमें पंक्तियों और कालमुख संख्याएं समान हो। जैसे इसमें पंक्तियों और कालमुख संख्याएं समान है, तो इससे मुख्य विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मुख्य विकर्ण प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये वर्ग आव्यूह नहीं है, इसमें पंक्तियों की और कालमुख संख्या कम है। देखो पंक्तियों की संख्या 3 है और कालमुख संख्या 4 है, इसलिए वर्ग आव्यूह नहीं है, ये वर्ग आव्यूह है, इसमें मुख्य विकर्ण प्राप्त किया जा सकता है। तो वर्ग आव्यूह में केवल मुख्य विकर्ण प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त किया जाता है? मुख्य विकर्ण प्राप्त करने के लिए पहले कॉलम का पहला अवयव और अंतिम कॉलम का अंतिम अवयव, यदि इन दोनों को एक रेखा, सरल रेखा से मिला दिया जाए तो वह मुख्य विकर्ण बनाती है, अर्थात ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कह सकते हैं, पहली पंक्ति का पहला अवयव और अंतिम पंक्ति का अंतिम अवयव को मिलाने वाली सरल रेखा, ठीक है, मुख्य विकर्ण कहलाएगी, ये भी कहा जा सकता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम। पहली प्रश्नावली है आपकी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है, उसके सवाल हम आपको बता रहे हैं। बोर्ड में हम सवाल भी लिखेंगे। आप लोगों के पास अभी ग्रामीण क्षेत्रों में किताबें उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम बोर्ड में सवाल भी लिख रहे हैं। उन सवालों से आपको प्रैक्टिस करनी है और ये सवाल देखने, ठीक है। हम आपको एक सवाल बताएंगे और इसके बाद आपको करने के लिए देंगे घर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और हम उन्हें दूसरे दिन आपको बताएंगे। जैसे देखो एक सवाल है, क्वेश्चन है हमारा, आव्यूह ए बराबर 2, पहली पंक्ति में 2, 5, 19 -7, 2, 5, 19 -7। दूसरी पंक्ति में 35 -2, 5/2, 12। तीसरी पंक्ति है √3, 1 -5,
और 17। ये एक आव्यूह दिया है, प्रश्न हमारा है आव्यूह ए बराबर के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात करो। नंबर फर्स्ट, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। नंबर सेकंड, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। नंबर थर्ड, अवयव A13, A21, A2, A33, A24, A23, A24, A23। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही है एनसीईआरटी बुक में। हम ऐसा क्वेश्चन इसलिए बोर्ड में लिख रहे हैं कि अभी आप लोगों के पास किताबें उपलब्ध नहीं हैं, तो हम आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर बताते जाएंगे। अब आप ध्यान देते जाओगे तो लगाते चले जाओगे। ध्यान देना। आप पहले आंसर क्या है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। कल हमने आपको बताया था आव्यूह की कोटि या क्रम क्या है, तो हमने बताया था आव्यूह की कोटि या क्रम क्या है। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्रॉस कॉलमों की संख्या ही आव्यूह की कोटि या क्रम कहलाती है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर कितना हो गया, पंक्ति, इसको एम से लिखते हैं क्रॉस कॉलम, इसको एन से लिखते हैं। अब आप देखिए इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां क्या होती हैं, 36 लाइनें, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, तो 3 क्रॉस कॉलम 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। बस यही आंसर हो गया इसका, हो गया इसका आंसर। फिर है अवयवों की संख्या। नंबर सेकंड, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या है, ध्यान दो आप। अवयवों की संख्या क्या होगी, हमने बताया था पंक्ति क्रॉस कॉलम का गुणनफल ही अवयवों की संख्या होती है, अर्थात 3 × 4 = 12। ये हो गया। फिर इसके बाद अवयव। अब अवयव आपको ज्ञात करने, देखो हमने कल आपको बताया था आव्यूह के निरूपण में हमने आपको समझाया था कि आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं तथा उनके अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये लिखा है अंग्रेजी का छोटा अवयव है तो छोटा अवयव, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अवयव हैं। तो हमें लिखा ही भी है, देखो यहां भी अवयव लिखा है, तो हमको इनके अवयव ज्ञात करने। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, A13, इसका अर्थ है ये क्या है, ये लिखा है पंक्ति, जो पहले है वो पंक्ति के अंतर्गत आएगा और जो बाद में है वो कॉलम में आएगा। इसका अर्थ हुआ पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। ध्यान देना, इसका अर्थ है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें पहली पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है, ये पहली पंक्ति है, इसका तीसरा अवयव बताइए कौन सा होगा, इसका तीसरा अवयव। तो देखिए तीसरा अवयव इसका 19 हुआ, ये हुआ A11, ये हुआ A12, ये हुआ A13, ये हुआ A14। अगर इससे हम अवयव की एक रचना करें तो थोड़ी देर के लिए देखिए एग्जाम्पल फॉर A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये देखो हो गया आपका, ये अवयव हो गया, ये इसे रूप में है। तो आपको देखना, देखो पंक्ति है, पहले पंक्ति लिखी जाती है, कोट इससे ली गई है A11 अर्थात पहली पंक्ति। इसका अर्थ है पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का। अब आप इससे इसकी तुलना कर लीजिए। हमसे क्या पूछा है, A13, A13 देखिए कितना है, 19 है। तो हम यहां लिख देंगे A13 में
A13 इक्वल 19। फिर ए क्या पूछा है, A21। तो देखिए आप A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या हो जाएगा, A21 इक्वल 35। फिर A33 अर्थात तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति ये है, देखो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव लिखा है, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -5, A33 इक्वल -5। फिर A24 अर्थात दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, तो दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12 है, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12 है। फिर A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है 5/2 अर्थात A23 इक्वल 5/2। लग गया है क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसे हम मेट रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ हमारा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कल हमने बताए थे आपको, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि किसी आव्यूह में, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यदि क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। संभव कोटियां क्या हैं, ये आपको लगा लेना चाहिए। कल हमने आपको बताया था कि संभव, अब यदि हमें किसी आव्यूह के अवयव ज्ञात होते हैं तो हम कोटियां कैसे ज्ञात करते हैं। कल हमने आपको बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, पंक्ति का आधार लेते हैं। जो आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह की कोटि यम पंक्ति क्रॉस कॉलम होता है, यम क्रॉस यन, यम को हम आधार लेते हैं, इक्वल अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या होती है। अब हमें यह मालूम है अवयवों की संख्या कितनी है, 13 है। तो कह रहा कितनी संभव कोटियां, आप इसे कितने प्रकार से बना सकते हैं। इसके लिए हमने कल आपको एक नियम बताया था कि सर्वप्रथम हम पंक्ति को आधार मानते हैं और प्राकृतिक अंक से शुरू करते हैं। एम के स्थान पर सर्वप्रथम 1 रखते हैं, एन का मान प्राप्त कर लेते हैं, लिख देते हैं। जैसे इसके लिए अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एम के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का भाग 13 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 ही आएगा। तो हो जाएगा 1 क्रॉस 13, 1 कोटि ये हो गई। फिर यम के स्थान पर 2 रखेंगे, प्राकृतिक अंक, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2 का भाग 13 में देंगे तो पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि 13 एक रूढ़ संख्या है, ठीक है, अर्थात अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब ये केवल 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। तो अब हम दूसरी कोटि क्या बनेगी, 13 × 1, अर्थात केवल 2 कोटियां संभव हैं, 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1, ठीक है। इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियों की संख्या, कोटियां क्या हैं। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम यहां 18 मान देंगे। अब यम के स्थान पर पहले 1, फिर यम के स्थान पर 2, एन के मान निकाल करके यहां रखते चले जाएंगे। जैसे हमने 1 रखा, अब यहां 18 था मान लीजिए। अब हमने 1 रखा, 1 का भाग 18 में जाएगा, पूरा चला है तो 1 क्रॉस 18। फिर 2 रखेंगे तो 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो 2 क्रॉस 9, 2 क्रॉस 9। फिर 3 क्रॉस 6, 4 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसे भी बना लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आव्यूह की रचना करना। देखो क्वेश्चन ये है, अब ध्यान देना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की टेक्स्ट बुक से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 1 2 क्रॉस 2
अवयव ए इक्वल ए, अवयव लिखा है आई जे की रचना कीजिए की रचना करो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट, ए आई जे इक्वल 1/2 आई प्लस जे। सेकेंड, ए आई जे इक्वल आई अपान जे। नंबर थर्ड, ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j होल स्क्वायर बटे 2। देखो 3 सवाल हैं इसमें, 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, शेष क्वेश्चन आप करेंगे। ध्यान दो, 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए। तो इन तीनों के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, A2 क्रॉस 2 बराबर A11 A12। क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य 2 पंक्ति और 2 ही कॉलम है। तो A11 पहले हम एक अवयव की रचना कर लेंगे, A21 A22, ये एक अवयव बन गया, 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब देखो ये इस रूप में हो गया, ए आई जे लिखा है, ए आई जे है, ए आई जे, आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 1, ऐसे हम अवयव ज्ञात कर लेंगे। अब आपको 3 पार्ट हैं इसके, 1 2 3। आपको हम तीसरा पार्ट बता रहे हैं, 2 पार्ट ये सरल नहीं है, आप हल करेंगे, तीसरा पार्ट हम बता रहे हैं। तो हमने पहले तो ये लिख लिया, अब थर्ड पार्ट यहां डाल दिया। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपान 2। अब आप मान रखते चले जाइए। पहले क्या करेंगे हम, इंप्लाइज दैट ए, देखो पहले अवयव के लिए A11 है तो कितना हो गया, 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपान 2, कितना आ जाएगा, 9/2। ठीक है, फिर A21 A12 निकालिए आप, कामा A12 निकाला। तो अब देखो आप, आई के स्थान पर कितना है 1, और इससे देख लीजिए जे के स्थान पर कितना है 2, तो यहां हो जाएगा 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपान 2। 2 दूना 4, 1 5, 5 करो 25, 25/2। फिर देखो ये दोनों निकाला है, अब ऐसे इसी प्रकार इनको निकालो, A21 इक्वल 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपान 2। तो 2 + 2 = 4, 4 वर्ग इक्वल 16/2 = 8। ठीक है, इसी प्रकार A22 निकालिए आप, तो यहां कितना हो जाएगा, 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपान 2। तो 4 हल कीजिए आप इसे, तो 4 + 2 = 6, 6 वर्ग 6 स्क्वायर इक्वल 36/2 = 18। इतना आया। अब आप इसे एक अवयव में इसमें रख दीजिए, देखो इसके मान हमने प्राप्त कर लिए, अब ये मान हम इसी में रख देंगे। तो हमारा अवयव क्या प्राप्त हुआ, अवयव प्राप्त हुआ 9/2, 25/2, 8, 18। ये आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार आपको ये लगाने हैं, ध्यान देना, 2 क्रॉस 2 हर एक अवयव के लिए, इसके लिए भी यही है। जैसे हमने ये देखो, हमने पहले एक अवयव बनाया, ये हमने इसका अर्थ ये लिखा, 1 2 क्रॉस 2 का अवयव ए, इसका मतलब हमारा इतना हो गया, 1 2 क्रॉस 2 का अवयव ए लिख गया। अब की रचना करनी है हमें जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं, तो ये परिभाषित हो गए 3। तो हमने ये आपको तीसरा पार्ट बताया है, ये ऐसे अवयव लिख दिया। अवयव लिखने के पश्चात हमने इसमें मान रख दिए, मान रखने के पश्चात देखो एक क्वेश्चन हमने पूरा आपको बता दिया। अब ये 2 आपको करने हैं, ठीक है। अब आज का आप लोगों का काम इतना ही, शेष
अगले टर्न में। नमस्कार।